वेलकम टू क्लापिस्तान व्लॉग्स। और आप आज के ब्लॉग में हैं। आज जो स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो स्टोरी है एंडेस प्लेन क्रैश की। एंडेस 1972 प्लेन क्रैश, जिसे मिरेकल ऑफ एंडेस भी कहा जाता है और डिज़ास्टर ऑफ एंडेस भी कहा जाता है। एंडेस क्या है? एंडेस एक साउथ अमेरिकन रीजन में एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज जैसे आप कह लें कि हिमालय के पहाड़ काफ़ी सारे ऊंचे से पूरी लाइन चलती जा रही है, वैसे उसी तरह से एंडेज साउथ अमेरिकन रीजन में एक पूरी पहाड़ों की लाइन चलती जा रही है जो काफ़ी ऊंची हैं, उन पर बर्फ़ होती है। अब हुआ क्या 1972 में? सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय की जो है आप राय से आगाह कर सकते हैं हमें। 1972 में हुआ क्या कि यूरुग्वे से एक फ़्लाइट उड़ी और वो जा रही थी चिले। चिले जा रही थी जो एक मुल्क है, और वहाँ पे जो है उसने पहुँचना था, लेकिन पहुँचने से तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले वो फ़्लाइट जाते जाते पहाड़ियों में से, और इन पहाड़ियों में वो अंदाज़ा लगा रही थी कि क्या मतलब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ज़ाहिर सी बात है, इतनी जब आप ऊंचाई पे होते हैं तो आपका विजन वगैरह, और तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी एडवांस हुई, तो और वैसे भी जब इस तरह का कुछ होना होता है तो उसके लिए ना टाइम ज़रूरी होता है ना टेक्नोलॉजी ज़रूरी होती है। सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जब वो कोई चीज़ होनी होती है तो उससे कोई कई इंसान नहीं रोक पाते। आप क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है ना उस चीज़ पे, ठीक है। तो जो चीज़ ऊपर से लिख दी गई है वो तो होनी होनी है। तो फिर खैर हुआ ये कि जाते हुए उन पहाड़ों में से गुजरते हुए ये यूरुग्वे का जो प्लेन था, जो फ्लाइट में तकरीबन कोई पैसेंजर थे 70 से 80 के करीब, 70 to 80 पैसेंजर्स। ये क्रॉस करते करते ये हुआ ये कि पायलट को नज़र नहीं आया और थोड़े से टर्बुलेंस हुई, झटके वगैरह लगे तो लोग बड़ा परेशान हुए, लेकिन ये नॉर्मल एक प्रोसेस होता है। हाँ, बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे भी पर्सनली, मैं आपको बताऊंगा मैंने जितनी दफ़ा फ़्लाइट में सफ़र किया है, ठीक है, उतनी जब भी थोड़ा बहुत भी झटका लगता है, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है फ़्लाइट में कि आप को जो है ना वो डर लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, आप देखो ना, आप रोड पे नहीं हो, आप किसी चीज़ पे नहीं हो, आप हवा में हो और आप मशीन के रहमो करम पे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता कि मशीन में कभी क्या ख़राबी हो जाए। खैर तो पायलट ने जो है वो गुजारने की कोशिश की, और हुआ ये कि जो है कुछ विजिबल ना होने की वजह से वो प्लेन जाके लगा एक पहाड़ी में साइड से, और वो जाके जो है गिर गया, क्रैश हुआ। प्लेन के 2-3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, मतलब बाकी तो उनका पता नहीं कितने हुए जो अभी तक रिपोर्टेड है। वो 2 टुकड़े हो गए कि जो पीछे का हिस्सा था 2 टुकड़ों में आधा हो गया, पीछे का हिस्सा पीछे रह गया, आगे का आधा हिस्सा आगे आ गया। अब बीच में से काफ़ी पैसेंजर इधर उधर गिरे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, कई नहीं रहे इस दुनिया में, कई बीच में इंजर्ड हो गए, कई पहुंच गए क्रैश से में बच गए। अब इसमें तकरीबन कोई तादाद आप कह लें 20-30 पैसेंजर्स की जो बच गए। कई बिल्कुल सही थे, किसी को कुछ छोटी मोटी खराशियाँ वगैरह आई थी, कुछ छोटी मोटी चोट आई थी, कईयों को कुछ भी नहीं हुआ था, और कईयों को काफ़ी हद तक जो है वो चोट वगैरह लगी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अब हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की, इंसान की उम्मीद होती है कि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ जब जा रही है और जितना ज़्यादा ये सिस्टम है तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको ट्रैक तो करेंगे, ढूंढने की कोशिश तो करेंगे। तो अब जो है ना ये जितने लोग बचे थे तकरीबन 25-30 के करीब, जिसमें इंजर्ड वाले भी थे और जो नहीं इंजर्ड थे वो भी थे, ठीक है। जिन्हें चोट वगैरह नहीं लगी थी वो भी था, जिन्हें चोट काफ़ी हद तक लगी थी वो भी थे कई। तो इन्होंने उम्मीद लगा ली कि ज़ाहिर सी बात है कोई तो ढूंढने आएगा, और बिल्कुल हर बंदे की उम्मीद होती है, लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने इंतज़ार किया। अब आप देखें, बर्फ़ में जब आप पड़े हुए हैं तो आप खुद सोचें कि उस टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा। पहले तो एक उस चीज़ का झटका, फिर जब वो रात हुई, रात में जितनी ठंड होगी, एक तो आप वैसे बर्फ़ पे हो, बहुत ऊंचाई पे, ठीक है, आप के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, इतनी सर्दी में।
उसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो अब आपकी उम्मीद जो है ना ज़रा कम होती है, और जब ठंडी हवाएं वगैरह चलती हैं ऊपर, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर, अब इन लोगों ने इंतज़ार करना शुरू किया। अब इंतज़ार करते करते हुआ ये कि एक दिन गुजरा, और इनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोगों की उम्मीद थी कि आएगा कोई ना कोई तो ढूंढने। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब इतना ज़्यादा बर्फीला मतलब हो ना जगह पे, और बर्फ़ वगैरह हो जिस जगह पे, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखें, एक तो कलर उसका वाइट प्लेन का, ठीक है, और क्योंकि कलर वाइट ही होते हैं ज़्यादातर प्लेन्स के, लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं, वो सफ़ेद ही सरफेस पे पड़ा हुआ है, बर्फ़ से भरा हुआ, ठीक है, उस सरफेस पे पड़ा है। तो किसी को जो दूर ऊपर से जा रहा है उसे तो कुछ ज़्यादा कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई। ये 1972 की बात है, ठीक है। तो अब गुज़रते गुज़रते क्या कहते हैं, वो जो है एक दिन गुज़रता है, अगले दिन सुबह होती है, उन्हें कुछ आवाज़ आती हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह की इधर उधर से, और वो बड़े होते हैं कि चलो शुक्र है कोई तो पहुंचेगा। जब वो रात गुजार होते हैं, रात को इतनी ज़्यादा ठंड हुई होती है, इतनी ज़्यादा हवा वगैरह आ रही होती है उन्हें, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो क्या करते हैं, वो सूटकेसेस जितने होते हैं, जो बैगेज वगैरह होता है ना, लगेज वगैरह, ठीक है, वो सारा कवर करके, जो क्योंकि प्लेन दो दो टुकड़ों में हुआ था, तो आप पिछला हिस्सा खुला हुआ है, क्योंकि आप देख लें वो पेट की साइड से टूटा हुआ है, दरमियान में से टूटा हुआ है, ठीक है। तो वो जो उससे बंद करने के लिए कि सर्दी अंदर काम आए, तो ये लोग सारे एक बैग्स वगैरह लगाते हैं, और ये कि सर्दी कम से कम आए अंदर। अब वो लगा कि ये लोग कोशिश करते हैं सर्वाइव करें जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बीच में इंजर्ड भी हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बॉडी वगैरह इस चीज़ की नहीं आती होती इतनी हाइट पे कि हर बंदा नहीं वो कर सकता। खैर, एक रात गुजारते हैं, और काफ़ी लोग बीच में से नहीं रहते उस टाइमिंग में भी। अगले दिन आते आते ये लोग स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हैं, और हेलीकॉप्टर वगैरह की आवाज़ें वगैरह आती हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं ऐसे, 3 दिन गुजर जाते हैं। ये लोग सारी चीज़ें खाने पीने की आपस में देखते हैं कि बैग में कहाँ पे कौन सी खाने की चीज़ है, वो इकट्ठी करें। तो इकट्ठी कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पर रख देते हैं। अब जो है एक जगह में वो रखी है, और इनके पास खाने पीने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्रैकर्स क्रैकर्स और क्या कहते हैं, पीनट बटर, ठीक है, जिससे आप अलग-अलग जो है पीनट बटर, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो चॉकलेट स्प्रेड होता है, और क्रैकर्स कैसे कहते हैं, जैसे बिस्किट्स होते हैं सॉल्टिश, जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं उन्हें क्रैकर्स ज़्यादातर कहते हैं। तो इनके पास ये चीज़ें हैं, जो एक एक बिस्किट के ऊपर वो एक पीनट बटर का थोड़ा सा जो है ना हिस्सा रख के, ये सारे एक एक आपस में बांटते हैं। अब कई इंजर्ड बीच में से जा चुके हैं, जो बीच में नहीं बच सके, और कई अभी भी इनके साथ हैं, ठीक है। ये लोग 2 दिन गुजारते हैं, 3 दिन गुजारते हैं, अलग-अलग चीज़ें देखते हैं, इधर उधर कोशिश करते हैं, और इनकी अभी भी उम्मीद होती है कि ढूंढने आएंगे, क्योंकि इन्हें रोज़ हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आती होती हैं। लेकिन एक दिन वो आवाज़ें आना भी बंद हो जाती हैं, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का जो है मोराल उसी तरह से टूटना स्टार्ट होता है। तो खैर, क्या कहते हैं, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं बाकियों को भी ढूंढने की, अगर मिल सकें, लेकिन एक के बाद एक हर चीज़ में मसला होता है। आखिरकार इनके पास क्योंकि खाने को कुछ नहीं रहा होता, पानी भी नहीं होता इनके पास, तो ये पीने के लिए क्या करते हैं, बर्फ़ को इकट्ठा करते हैं। बर्फ़ इकट्ठी करके, क्योंकि सुबह के टाइम में धूप तो निकलती है, ऊपर धूप तो आती है। अब ज़ाहिर सी बात है, वो पूरी बर्फ़ नहीं को पिघलाती, लेकिन इतनी ज़रूर धूप होती है कि आपको फ़ील होती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे उतनी ऊंचाई पे सर्दी भी होगी तो गर्मी भी होती है, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ही आपको सुकून वगैरह वाला हो जाए, नॉर्मल ज़रूर हो जाता है थोड़ा बहुत टेम्परेचर, ठीक है। तो उससे ये होता था कि ये लोग बर्फ़ को पिघला के और वो पानी को इकट्ठा करते होते थे और वो पीते थे। अब बात रही खाने की, वो मैं इसमें नहीं बताऊँगा। आप समझ लें कि जब खाना इंसान के पास नहीं होगा, ठीक है, और उसके पास कुछ और नहीं होगा, और 30-40 दिन तक कोई इंसान एक जगह पे फँसा होगा, तो वो उसका बचने का जो है सर्वाइवल का पॉइंट किस हद तक जा सकता है कि वो किसी और
جو نہیں رہے اس دنیا میں، ان کے جو پاس پڑے ہیں، اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے وہ. تو اب خیر وہ اس طرح کرتے کرتے انہیں ایسے ٹائم ہو جاتا ہے، اور یہ کافی ٹائم گزار لیتے ہیں، 3-4 ہفتے گزار لیتے ہیں، مہینہ گزار لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ ان میں سے 2 لوگ جو ہے نا وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب پورا کلائم کر کے اب جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 1 مہینہ تک کوئی نہیں آیا تو امید تو نہیں بچی. تو یہ جو پیچھے آہستہ آہستہ کر کے، اور کافی سارے لوگ بیچ میں سے جاتے جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جاتے، مطلب کہ نہیں اس دنیا میں نہیں رہتے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اب نہ ہم جو ہے یہ 2 جاتے ہیں، اور یہ جا کے انفارم کریں گے، کیونکہ 20 سے 30 منٹ کا آگے فاصلہ ہے. لیکن وہ 20 سے 30 منٹ کا فاصلہ پلین کے ذریعے تھا، جو دوسری کنٹری جہاں پہ انہوں نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا تھا 20 سے 30 منٹ کا. تو اب انہیں کیا ہوتا ہے، 14 دن لگتے ہیں. یہ جو 2 لوگ ہوتے ہیں 14 دن لگتے ہیں انہیں پورا کراس کر کے، ٹھیک ہے، جاتے ہیں. اور یہ جا کے انہیں ایک انسان نظر آتا ہے دور ایک فارم پہ، یہ اسے بتاتے ہیں کہ ہم اس پلین کریش کے سروائیورز ہیں. اور وہ انسان جاتا ہے اتھارٹیز کو انفارم کرتا ہے، اور اتھارٹیز پھر جو ہے انہیں بھی لیتی ہیں، اور پھر ہیلی کاپٹرز انہیں لے کے، یہ ہیلی کاپٹرز کو لے کے جاتے ہیں ایگزیکٹ جگہ پہ جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سے ان سب کو ایئر لفٹ کر کے لاتے ہیں. اسے کہا گیا تھا میریکلز آف اینڈیز. اب اس کے جو 2 لاسٹ سروائیورز تھے، ایک 2015 میں اور ایک 2023 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بہت ایک بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ہے، ایک طرح سے نیگلیجنس بھی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں ڈھونڈا گیا، لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے 1972 ایک ایسا ٹائم تھا جب ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی، تو شاید کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو یہ تھا اینڈیز کی پوری کہانی، اور کیا ہوا اس پورے اس میں ٹائم میں. آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں. پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، لائک ضرور کر دیجیے گا، شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے کلاپستان. تھینک یو سو مچ. بائے.